हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कला। हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी की सीरीज़ करें। इसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ इंडिया का पॉलिटिकल और लोकेशन और इम्पोर्टेंट सिटीज़ को डिस्कस किया था। ये जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, बट आपको ये आने चाहिए सो एज टू यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर चैप्टर्स। सो इसी सीरीज़ में आज जो नया चैप्टर है हमारा वो है इंडिया के फिजिकल फीचर्स या इंडिया के फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, इसमें हम लोग ये पहला पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट फिर अगले दिन है। सो फिजिकल फीचर्स की बात करें या फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो सबसे पहले ये सबसे बेसिक डिफरेंस फिजिकल फीचर्स एंड फिजिकल डिविजन्स, ये दोनों क्या एक है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ओके, डिविजन्स मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पूरे एरिया में जब फाउंड होता है, पाया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इस पोर्शन में ये पूरा रेड वाला पोर्शन जो है ये पूरा माउंटेनस रीजन है। यहाँ पर माउंटेन्स ही सिर्फ पाए जाते हैं, थोड़े अलग अलग चीज़ें भी हैं लेकिन मेजरली माउंटेन्स पाए जाते हैं। सिमिलरली जो ब्लैक डॉट वाला पोर्शन है ये सारा प्लेन एरिया का रीजन है, एंड जो ये ब्लू लाइन्स वाला रीजन है दैट इज प्लेट्यू रीजन या हाईलैंड रीजन। सो हम लोग ने क्या किया, एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंगली हम लोग ने एरिया डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज फिजिकल डिवीजन। एंड फिजिकल फीचर क्या होता है? फिजिकल फीचर, अब जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर ये डिविजन्स नहीं दिखाए, हम लोगों ने रेंजेस दिखा दी। यहाँ पर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यहाँ पर लोअर हिमालय, यहाँ पर काराकोरम, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान प्लेन, यहाँ पर गंगा प्लेन, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर हमने माउंटेन्स, तो अलग मतलब एक कोई पर्टिकुलर फीचर दिखा रहे, ठीक है, प्रॉपर फीचर। सो वो हम लोग फिजिकल फीचर में देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किया, इंडिया के जो फिजिकल डिवीजन है उनको हम लोग तीन पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं: माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। दीज आर सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। 9th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हम लोग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को पढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर में हम लोग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज को पढ़ते हैं, एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में हम लोग इरोजनल फीचर्स ऑफ दीज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक। उसके बाद आइलैंड्स, ये कोई बहुत ही स्पेशल लैंडफॉर्म नहीं होता है, बट इसको हम लोग डिवाइड, एक अलग डिवीजन देखते हैं इंडिया के फिजिकल डिविजन्स में। और डेजर्ट को भी हम लोग मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट तो हम लोग उसको प्लेन्स में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज डेजर्ट इज ऑल्सो अ प्लेन एरिया, ठीक है। वो डेजर्ट इसलिए बना है बिकॉज वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सैंड है, ठीक है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। सो डेजर्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ प्लेन, डेजर्ट इज ऑल्सो काउंटेड इन प्लेस। सो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो अभी हम लोग सबसे पहले माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है माउंटेन्स का, तो हम लोग माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे और आइलैंड्स को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर माउंटेन्स। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स और जनरली हाई माउंटेन्स की बात करो, प्लेट्यूज और हिल्स की नहीं, हमारे माउंटेन्स जो हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही पाए जा रहे हैं। ओके, सो इंडिया में माउंटेनस रीजन जो है जहाँ पर माउंटेन वाले लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब इनका हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक बार। ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग इसमें से नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, सदर्न हाईलैंड्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स, जैसे हमने अभी फिजिकल डिवीजन में बताया कि ये वाला पूरा पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट तक माउंटेनस है, यहाँ पर माउंटेनस टोपोग्राफी पाई जाती है। सिमिलरली हम लोग ये देखते हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इनको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिमालयन सिस्टम, जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है जिसमें हिमालय और हिमालय के तीनों रेंजेस, साथ ही साथ और जो रेंजेस हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालय एज अ वर्ड सजेस्ट हिमालयास के ट्रांस, मतलब हिमालय के ऊपर जितनी रेंजेस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट इज नॉर्थ ईस्ट हिल्स। नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिल्स है, ठीक है, वो भी ये हिमालयास का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है। सो उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट हिल्स में डिस्कस करेंगे। इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं हिमालयन सिस्टम की। तो हिमालयन सिस्टम जो है इसमें तीन रेंजेस हैं, ठीक है। देयर आर 3 रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, दैट इज सबसे ऊपर वाली जो रेंज है वो इनर हिमालय या हिमाद्री, उसके बाद मिडिल हिमालयास या हिमाचल, एंड लास्ट इज शिवालिक्स और आउटर हिमालयास। ये 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिल्स हैं और इनकी हाइट इनर हिमालयास की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिडिल हिमालयास की, और सबसे छोटे या सबसे
हाइट वाइज जिनकी सबसे कम हाइट है, दीज आर शिवालिक्स। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन क्या हुआ था बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने 9th क्लास से पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें हमने देखा था कि जितना भी लैंडमास था वर्ल्ड का अक्रॉस द ग्लोब, वो एक ह्यूज लैंडमास सुपर कॉन्टिनेंट की तरह एग्जिस्ट करता था, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। ठीक, फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स के बाद वो पैंजिया ब्रेक हुआ और 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किसने, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया लैंड। ठीक, सो जो हमारा इंडिया का पार्ट था, जो इंडिया का पार्ट है दैट वाज इन द जो सदर्न पार्ट में टुकड़ा हुआ था। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा हमारा ये पैंजिया था और जो वाटर पोर्शन था वो पैंथालसा। ठीक, उसके बाद ये डिवाइड हुआ 2 टुकड़ों में। ठीक, एक का नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था अंगारा लैंड। ठीक, सो उसके बाद फर्दर इनमें मूवमेंट हुआ, ब्रेक हुए, तो जो गोंडवाना लैंड का पोर्शन था उसमें इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला जो है वो इस पार्ट का था और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो था वो इस पार्ट में था। ठीक, सो हुआ क्या, जब ये वाला पोर्शन यहाँ से टूटा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पूरा इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, तो जैसे ही ये वाला पोर्शन जो गोंडवाना लैंड का था, जो नीचे वाला लैंड का था, वो ऊपर शिफ्ट हुआ, उस पर टकराया। सो जिससे क्या हुआ, इमेंस फोर्स उसमें लगा। ठीक, उसकी वजह से फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ। ओके, और जब फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ तो ये हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, और ये किस टाइप की कोलिजन है, ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ कोलिजन है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हो सकता है आपने पढ़ा। सो कॉन्टिनेंटल कोलिजन में मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कोलाइड कर रहा है। ओके, तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था और ये कोलिजन 3 बार हुआ था, 3 फेजेस में हुआ था, इस वजह से 3 पैरेलल रेंजेस का फॉर्मेशन देखा गया था। सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है हिमालयास कैसे फॉर्म हुए थे। ठीक, अब इन 3 रेंजेस की बात कर लेते हैं, इन 3 रेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और इन 3 रेंजेस में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहली बात तो ये जो माउंटेन्स हैं इनको हम लोग ग्रेट वॉल बोलते हैं, वी कॉल इट एज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट वॉल इन द सेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो इंडिया का क्लाइमेटिक डिवाइड साथ ही साथ फिजियोग्राफिक डिवाइड की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग एक ग्रेट माउंटेन वॉल बोलते हैं। इन माउंटेन का जो हमारा एक्सटेंट है, यहाँ से ये नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से लेकर के यहाँ पर नामचा भरवा है, नामचा भरवा एक माउंटेन पीक है, वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं। नामचा भरवा इज इन अरुणाचल प्रदेश। वहाँ से एक स्टीप टर्न लेते हैं और फिर ये हिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट हिल्स है। ओके, सो नंगा पर्वत टू नामचा भरवा। सो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इनको हम लोग पहला ऊपर वाली बात करें तो इनर हिमालयस या हिमाद्री, इनको हम लोग हिमाद्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ऑल टाइम ऑल सीजन माउंटेनस स्नो से कवर अप रहते हैं। दीज आर द हाइएस्ट। उसके बाद हाइट की बात करें तो मिडिल हिमालयस उनसे छोटे होते हैं एंड शिवालिक्स आर द लोवेस्ट हिमालयस। ठीक, जो इनर हिमालयाज है इसमें बहुत सारी माउंटेन्स की बड़ी बड़ी रेंजेस जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक, माउंट केटू जो कि हालांकि ट्रांस हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, माइकालू, कंचनजंगा, ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ये सारी रेंजेस नेपाल में और इनर हिमालयाज में पाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, वो भी इनर हिमालयाज में पाई जाती है। ये जो हिमालयाज हैं इनर हिमालयाज, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड और सिक्किम, बेसिकली इन स्टेट्स को कवर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन जो इनर हिमालयाज है इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट इन इनर हिमालयाज विच आर अ सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है, दोज हु आर विद द रिवर्स विच हैव वाटर ऑल सीजन, दे आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स। सो बेसिकली जैसे इंडस की बात कर लें, ये भी इनर हिमालय से ओरिजिनेट करती है, गंगा, ठीक, चाहे तक घाघरा होगी, ठीक, बाकी सतलज हो गई, तो दीज आर पेरिनियल रिवर्स जो कि इनके ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये हो गया इनर हिमालय। उसके बाद आते हैं मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय जो है वो इनर हिमालयाज के साउथ में है और उसके पैरेलल है। ठीक, मिडल हिमालयाज वेस्ट में इनको पीर पंजाल और धौलाधार रेंज और मसूरी हिल्स भी उत्तराखंड में है। तो इन तीनों रेंजेस को मिला करके इधर मिडिल हिमालयाज
बनाते हैं, फिर ये नेपाल से क्रॉस होकर के सिक्किम के आसपास ये आउटर हिमालयस में ही मिक्स हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। ठीक, ये भी स्नो कवर्ड रहते हैं हर टाइम, और इसके एक स्पेशल फीचर है जिसमें वैलीज पाई जाती हैं काफ़ी अच्छी अच्छी। उन वैलीज़ को हम लोग दून्स बोलते हैं, दून्स, जैसे देहरादून इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अ वैली। ठीक, सो देहरादून जो है वो भी एक टाइप का दून है, एक स्पेशलाइज्ड वैली होती है जो कि इन हिमालयाज में, मिडिल हिमालयाज में पाई जाती है। ओके, साथ ही साथ ये जो मिडिल हिमालयाज है इसमें बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हिल स्टेशन हैं, जैसे मसूरी, शिमला, कुल्लू, ठीक, नैनीताल। तो ये सारे मिडिल हिमालयाज में, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इनर हिमालयाज, ठीक, तो यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो अगर हम बात करें इनर और मिडिल हिमालयाज की, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। उसके बाद थर्ड रेंज जो इसके पैरेलल है वो है शिवालिक्स। ये कंटिन्यूस नहीं है, दीज हैविंग ब्रेक्स, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे बना सकते हैं कि इनमें ब्रेक्स हैं। सो दीज आर नॉट द कंटिन्यूस हिल्स। साथ ही साथ इनको हम लोग आउटर हिमालयाज बोलते हैं। नॉर्थ साइड में मतलब जो मतलब चाइना फेसिंग साइड है, इसका मतलब अगर ये हमारा शिवालिक है, ठीक, तो अगर हम इसको इधर कर दें तो ये वाला पोर्शन चाइना फेसिंग है या नेपाल फेसिंग है, और ये वाला पोर्शन हमारा इंडिया फेसिंग है। ठीक, तो इंडिया वाला जो है वो स्टीप स्लोप है, और चाइना वाला जो है वो है जेंटल स्लोप। ओके, सो इंडिया फेसिंग जो इसका साइड है शिवालिक्स का, दैट इज स्टीप स्लोप, वेयर एज द अदर साइड यानी कि सदर्न नॉर्दर्न साइड इज स्टीप जेंटल स्लोप। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये शिवालिक्स पाए जाते हैं। सो ये तो उन्होंने बात कर ली, ये हिमालयन माउंटेन रेंज जिसमें 3 रेंजेस आती हैं, इनर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। ठीक, और मिडिल हिमालयाज में पीर पंजाल और धौलाधार रेंज को ही काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयाज मतलब जो कि हिमालय के ऊपर है, दैट इज ट्रांस टू हिमालयाज। ये हिमालयन रेंज है और इसके ऊपर। सो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रेंज ऊपर से हम लोग बात करते हैं, ये पामीर नॉट है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोलते हैं। बहुत ही हाई एरिया है जहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सारे माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होते हैं। ठीक, इधर कुनलुन जो चाइना में जा रहा है, इधर हिंदू कुश जो अफगानिस्तान में जा रहा है, और यहाँ से काराकोरम रेंज आती है जो कि इंडिया में आती है। ठीक, सो काराकोरम भी बहुत ही हाई रेंज है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई रेंज ऑफ माउंटेन। यहाँ पर माउंट K2 है, दैट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट K2 या गोडविन ऑस्टिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख रेंज। काराकोरम रेंज के जस्ट साउथ में इसी के पैरेलल है एक लद्दाख रेंज जो कि इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जाती है। 300 किलोमीटर की है और इसकी एवरेज हाइट 5800 किलोमीटर्स है। उसके जस्ट पैरेलल है जास्कर रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन क्लाइमेट में बनता है कि लेह डेजर्ट क्यों है। ठीक, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे लद्दाख और जास्कर रेंज की वजह से ही लेह जो है डेजर्ट है। लद्दाख के जस्ट नीचे है जास्कर रेंज, एंड जास्कर रेंज ऑल्सो पैरेलल टू दिस काराकोरम रेंज। सो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। इसमें एक और रेंज होती है इसको कैलाश रेंज बोलते हैं, वो हमने इसमें नहीं बनाई। ठीक, सो ये आते हैं ट्रांस हिमालयाज में, ये हिमालयाज के जस्ट ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। नॉर्थ ईस्ट हिल्स में अगर हम बात करें तो ये नमचा बरवा जो माउंटेन पीक है, यहाँ से जो हिमालयाज हैं एक शार्प टर्न लेते हैं साउथवर्ड्स। ओके, साउथवर्ड शार्प टर्न लेते हैं, तो जो शार्प टर्न लेते हैं ये सर्कुलर रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं मिशमी हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स पाई जाती हैं, और उसके जस्ट पहले यहाँ पर पाई जाती हैं दफला हिल्स। दीज आर पार्ट्स ऑफ शिवालिक्स। उसके बाद ये मिशमी हिल्स आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग पटकाई बम हिल्स एंड देन नागा हिल्स। ओके, उसके बाद ये जो है फिर इधर टर्न ले लेती हैं, ये जो हिल्स हैं दीज अगेन टेक अ टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टर्न लेके यहाँ पर जो हिल है वो है बायराल रेंज एंड देन 3 रेंज, गारो खासी एंड जैंतिया। बहुत इंपॉर्टेंट है गारो खासी एंड जैंतिया रेंज। सो बेसिकली ये वाला पूरा पोर्शन ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स में बन के आ रहा है। साथ ही साथ एक नीचे यहाँ पर हिल्स पाई जाती हैं, इनका नाम है मिजो हिल्स, जो मिजोरम में पाई जाती है। सो ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, इनको कलेक्टिवली हम लोग पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल माउंटेन्स या हिल्स, बिकॉज ये पूर्वांचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अप्लाई करते हैं, इसलिए हम उनको पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें से काफ़ी सारी हिल्स ऐसी हैं जैसे जो मिशमी हिल्स है, पटकाई बम, नागा, मिजोरम, ये सब इंडिया का बॉर्डर बनाती हैं विद म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार है, ठीक, और म्यांमार से इंडिया का ये बॉर्डर बनाती है।
ओके, सो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स। हमने हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात की, ट्रांस हिमालयाज की बात की और नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात की। सो सबसे पहले जो हमने बताया था कि दीज एक्ट एज अ ग्रेट वॉल, ठीक, ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब हिमालयाज का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया, ठीक। ये सिर्फ 10th लेवल तक का मैंने बताया, दिस इज ओनली फॉर ICSE क्लास 10th लेवल या उससे छोटे क्लासेस तक। डिटेल में मैंने यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज दिस इज फॉर ओनली क्लास 10, नॉट फॉर BA एंड MA प्रोग्राम्स और फॉर 11th एंड 12th। सो इसमें उन्होंने बहुत ही बेसिक डिस्कशन किया है, ठीक। जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली स्टिक हूँ ICSE के सिलेबस में, ठीक। सो प्लीज़ ऐसा मत कमेंट करने लगना कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, आपने ये नहीं, ठीक, आपका लेक्चर ख़राब है, ठीक। मैं आपको बता दूँ, दिस लेक्चर इज़ ओनली या इट इज़ स्टिक टू द सिलेबस ऑफ ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी, ठीक है। अगर आपको ये लिए यूज़फुल है तो आप देखिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ यू कैन इग्नोर इट, नो इश्यूज़, ओके। सो हम लोग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रेट वॉल। इस ग्रेट वॉल की इंपॉर्टेंस क्या है। सो ग्रेट वॉल की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्रेट वॉल्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंस हम लोग के मिलती हैं। इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक बैरियर। ये हम लोग क्लाइमेट वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि ये जो है क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो फर्स्ट इज, लेट मी राइट, फर्स्ट इज क्लाइमेटिक बैरियर। क्लाइमेटिक बैरियर मतलब जो मॉनसून विंड्स इंडिया में इधर से आती हैं वो इतने ऊंचे माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाते। सो इस वजह से दीज आर कंपेल्ड टू डू रेनफॉल ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। और अगर ये हिमालयाज नहीं होते, दिस शुड हैव बीन अ डेजर्ट। ये जो प्लेन एरिया है जहाँ पर मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा डेजर्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक एडवांटेज है इनके थ्रू कि जो साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आती हैं विंटर्स में, ठीक है, वो इसको क्रॉस करके इंडिया नहीं आ पाती। इसकी वजह से इंडिया का जो विंटर टेम्परेचर होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो विंटर टेम्परेचर होता है वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है। और अगर ये हिमालयस नहीं होते तो ये जितनी भी साइबेरिया से कोल्ड विंड्स हैं ये क्रॉस करके इंडिया जाती और विंटर्स में पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है बर्फ़ से ढका हुआ होता, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक बैरियर। सेकेंड, फीडिंग ग्राउंड ऑफ पेरिनियल रिवर्स। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इसमें, और इसमें नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स जो है ओरिजिनेट करती हैं और साल भर उनमें पानी रहता है। फॉर एग्जांपल इंडस, ठीक, फिर यहाँ से गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक, इधर से ब्रह्मपुत्रा, ठीक। सो नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग और हर साल बहुत ही अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं, डिपॉजिट करती हैं और प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं। नेक्स्ट, हाइडल पावर। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है, हिमालय का एक ग्रेट एडवांटेज है कि जब यहाँ से रिवर्स गिरते हैं, हाइट से रिवर गिरती हैं, तो वहाँ पर हाइडल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। हाइडल पावर कहाँ बन सकता है? हाइडल पावर कैन ओनली कंस्ट्रक्टेड जहाँ पर पानी थोड़ा हाइट से फॉल हो रहा है। आप चाहो कि प्लेन एरिया पे अगर कोई नदी बह रही है तो यहाँ पर हाइडल पावर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ बैराज बना सकते हो और उस बैराज से भी आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। हाइडल पावर कैन ओनली भी जनरेटेड जहाँ पर रिवर एक हाइट से फॉल कर रही है, ठीक। सो यहाँ पर भी रिवर जो है हाइट से फॉल कर रही है। सो नंबर ऑफ यहाँ पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो यहाँ पर टेहरी पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो यहाँ पर भाखरा नांगल हो, ठीक, चाहे जो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सलल हैं, ठीक है, ये सब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फोर्थ इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कैसे? फिजिकल बैरियर क्या, इन शॉर्ट पॉलिटिकल बैरियर बोल सकते हैं। फिजिकल बैरियर मतलब ये इतने हाई माउंटेन्स हैं कि इनको क्रॉस करके जाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक। ना इधर के कोई ट्रूप्स या इधर के कोई लोग, मतलब दूसरी कंट्री के लोग इंडिया आ सकते हैं उसको क्रॉस करके, और ना ही इंडिया के जा सकते। सो इस सेंस में फिजिकल बैरियर भी है। फिफ्थ पॉइंट इज टूरिस्ट पोटेंशियल। ये हम लोग ने अभी बात की थी, टूरिस्ट पोटेंशियल।
कि इतने सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पर, इतने सारी सीनिक ब्यूटी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ हिल स्टेशन डेवलप्ड हैं और डेवलप किए भी जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली शिमला, ठीक, रोहतांग, ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह लद्दाख, साथ ही साथ कारगिल, पहलगाम, तो दीज आर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उत्तराखंड में चारधाम, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ठीक। सो हिल स्टेशन का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है डेवलप करने में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है। जो ये माउंटेन्स है हिमालय, खासकर शिवालिक्स और मिडिल हिमालयस में अच्छी खासी बारिश होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज क्वाइट हाई, जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर बहुत डेंस पाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही फॉरेस्ट रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, नंबर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। सेवेंथ इज मिनरल्स। सो मिनरल्स, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मिनरल्स प्लेट्यू एरिया में पाए जाते हैं? नहीं, मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन हिमालयाज, और हिमालयाज आर वेरी मच मिनरल रिच एरियाज, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, बिस्मथ, एंटीमनी, कोल, और यहाँ पर कोल जो है वो बहुत हाई क्वालिटी कोल पाया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं एकदम लास्ट वाला जो पीट होता है वो पाया जाता है, नहीं, कोल भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज, लास्ट इज फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये हमने अभी डिस्कस किया, फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक। कैसे फर्टाइल सॉइल? मैंने आपको बताया कि जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ पर जो ओरिजिनेट हो रही हैं, जो कि पेरिनियल नेचर की हैं, वो खूब सारे सेडिमेंट्स यहाँ से, बिकॉज जब रिवर्स यहाँ पर पत्थरों से मूव करती हैं, मतलब हाई एरिया से मूव करती हैं, जो उनका अपर कोर्स होता है, वहाँ पर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, बिकॉज वहाँ पर उनका प्रोसेस में वेदरिंग भी हो रहा है, साथ साथ इरोजन, तो डेन्यूडेशन का प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स यहाँ से ओरिजिनेट करके लेके आती हैं, और यहाँ पर उनको एक्सटेंसिव प्लेन मिल जाता है, और जो खूब सारा सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, और सेडिमेंट डिपॉजिट करने के बाद सेडिमेंट्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर, मिनरल्स होते हैं, सो यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र जब आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर असम प्लेन्स का होता है, यार असम प्लेन्स। वाई? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी गॉर्जेस से पास होकर आ रही है, काफ़ी पत्थरों को काट के ला रही है, और अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स भी ला रही है, ठीक। बट एक नुकसान ये होता है कि जब भी बहुत सारे सेडिमेंट लाती हैं, तो हर साल इन रिवर से फ्लड देखा जाता है जब मानसून आता है, ठीक। बिकॉज पानी तो ला ही रही है साथ साथ ही, ठीक, और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, तो पानी और बढ़ गया, तो जिसकी वजह से फ्लड्स देखे जाते हैं। और बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से मतलब इनका जो कोर्स है, ठीक है, ये काफ़ी शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, शिफ्टिंग कोर्स की नेचर की होती है। सो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माउंटेन वॉल या ग्रेट वॉल, हमने बताया। तो ये आपको बेसिकली आपको अपने मतलब की चीज़ याद रखनी है आईसीएसई क्लास 10th में, कि ये हिमालयस का यूज़ क्या है, और बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रेंज कहाँ पर है। ओके, बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं आना है आपको, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सिर्फ जितना मैंने बताया है उतना ध्यान रहना चाहिए, कौन सी हिल कहाँ पर है, ठीक। अब बाई चांस मैं आपसे पूछूँ पटकाई बम हिल का है, तो अब ये ना बताओ कि वो यहाँ पर है। पटकाई बम हिल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि पीर पंजाल रेंज इस साइड है, वेस्ट साइड, ना कि ईस्ट, ठीक। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए फॉर आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी। सो अब हम लोग आइलैंड्स को डिस्कस करते हैं। हमने माउंटेन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, नाउ विल स्विच ओवर टू आइलैंड्स। तो आइलैंड्स जो है इंडिया में दो टाइप के पाए जाते हैं। पहला हमारा ऑन शोर आइलैंड्स एंड सेकेंड इज ऑफ शोर आइलैंड्स, ठीक। ऑन शोर आइलैंड्स बेसिकली जो हमारे जो लैंड से थोड़ा दूर पे हैं, उसमें सबसे पहले आता है लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया में प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं ऑन शोर, इनको ऑन शोर आइलैंड्स बोलते हैं, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इनको एक एक करके देखते हैं, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है हमारे 10th आईसीएसई 10th क्लास में, ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड जो है केरला के लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर ओशन में सिचुएटेड है। ये केरला है और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ओके। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इसमें कम से कम हमारे 36 आइलैंड्स हैं, ठीक। और जो इसका नदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज नोन एज एमिनिटीज। क्या बोलते हैं? एमिन, ठीक। और नदर्न पार्ट को छोड़ करके जो बचे हुए पार्ट आइलैंड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप्स। इसमें मिनी कॉय आइलैंड भी
आता है, ठीक है। सो केरला कोस्ट से 280 से 480 किलोमीटर दूर है सिचुएटेड ये, और इनमें कोरल्स भी पाए जाते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो इसमें लगभग 572 आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। छोटे आइलैंड्स मतलब होते हैं तो बहुत छोटे आइलैंड्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे, और आइलैंड्स आर वो थोड़ा बिगर। सो इसमें दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ वाटर बॉडी नोन एज 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ओके। इसमें के ज़्यादातर आइलैंड जो हैं वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में इंडिया का द ओनली एक्टिव वॉल्केनो दैट इज द बैरन आइलैंड्स, वो भी सिचुएटेड है यहाँ पर। और एक और वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनो सिचुएटेड, इसका नाम है नारकोंडम, ओके। सो ये फीचर्स है, हाँ ये भी कोरल रीफ ओरिजिन है, यहाँ पर भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, ओके। सो ये तो बात होगी थी हमारी ऑनशोर आइलैंड्स की। अब हम बात करते हैं ऑफशोर आइलैंड्स। ऑफशोर आइलैंड्स क्या होते हैं? जो आइलैंड्स हमारे शोर पे होते हैं, मतलब एकदम हमारे कोस्ट पे, ठीक। दीज आर नोन एज ऑफशोर आइलैंड्स। तो कुछ ऑफशोर आइलैंड्स भी हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जनरली इनका साइज बहुत कम होता है। सो ऑफशोर आइलैंड में सबसे पहला आइलैंड है यहाँ पर सागर आइलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में कोस्ट है, कोस्ट के बहुत नज़दीक है सागर आइलैंड। गंगा सागर आइलैंड यहाँ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो हुगली रिवर है वो बंगाल में कॉन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद नेक्स्ट आइलैंड जो है हमारा, ये वाला आइलैंड है, दैट इज नोन एज कलाम आइलैंड। कलाम आइलैंड यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। इसको पहले व्हीलर आइलैंड ही बोलते थे, व्हीलर आइलैंड, ओके। सो कलाम आइलैंड एंड व्हीलर और व्हीलर आइलैंड, ये एक रॉकेट या इसरो का एक रॉकेट प्रोपल्शन एरिया या आइलैंड है। उसके बाद ये, इसका नाम तो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये भी लॉन्चिंग स्टेशन है किसका? इसरो का। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड, कलाम आइलैंड, सागर आइलैंड। उसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम पंबन आइलैंड बोलते हैं, पंबन आइलैंड और रामेश्वरम आइलैंड, ठीक है। सो ये भी एकदम तमिलनाडु के ऑफ शोर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज दीव आइलैंड। यहाँ पर दीव आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, दामन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, उससे कहीं जो दीव वाला पोर्शन है वो गुजरात के ऑफ शोर पर सिचुएटेड है, ठीक है। हालांकि जो दीव आइलैंड है वो बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर से गुजरात से सिचुएटेड है, ठीक है, लेकिन तब भी इसको लोग आइलैंड में ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ ऑनशोर आइलैंड्स थे इंडिया के, और ऑफशोर आइलैंड्स में हम लोगों ने लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात की। सो आज की वीडियो में हम लोग ने माउंटेन्स के बारे में देखा और आइलैंड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम लोग प्लेन्स और प्लेट्यूज, जो दो पोर्शन बचे हैं, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड देन जब ये दोनों हमारे फिजिकल डिविजन कवर हो जाएंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्लाइमेट वाला पोर्शन, क्लाइमेट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो दिस वॉज अ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या ऊपर आई बटन से भी आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।